नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों आप याद कीजिए 5 अगस्त 2019 का वो दिन जब सरकार ने कश्मीर से आर्टिकल 317 हटाने का बिल पेश किया था। तब बिल पेश होने से कुछ घंटे पहले तक किसी को इसके बारे में कानो-कान भनक नहीं थी। ये तो एक उदाहरण है, ऐसी कई मिसालें पहले भी रही हैं। नोटबंदी से लेकर के दूसरी कई ऐसी घटनाएँ सरप्राइज़ फैक्टर की तरह सामने आई, जिसकी दूर-दूर तक किसी को भनक तक नहीं थी। यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार की खासियत है सरप्राइज़ फैक्टर। सरकार की ओर से 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया गया है। विशेष सत्र की बात जब सामने आई, तो सियासी जगत में कयास लगने शुरू हो गए। और 2-3 हफ्ते पहले ही संसद के मानसून सत्र के बाद महज़ सवा महीने में ही विशेष सत्र बुलाने को लेकर के कई सवाल भी उठ रहे हैं, संभावनाएँ भी उठ रही हैं। वहीं इस सत्र की टाइमिंग को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। ख़ास तौर पे जी20 की शिखर बैठक के बाद अचानक सत्र का आयोजन होना भी कई सवाल खड़े कर रहा है। कयास कई हैं, सवाल भी कई हैं और इसके साथ इशारे भी कई हैं कि विशेष सत्र में आखिर क्या होने वाला है। एक मुद्दा होता तो एक ही दिन काफ़ी था सत्र के लिए, जैसा कि आपको याद है जीएसटी के लिए बुलाया गया था। ये सत्र जो अनाउंस किया गया है ये 5 दिन का है। तो इसी पे बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, टटोलते हैं कि क्या सरप्राइज़ है मोदी का देश के लिए। मेरे आज के खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ओवर टू अनिल भास्कर जी। अनिल भास्कर जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। नमस्कार। आपके दर्शकों को भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। सर, ये एक बहुत सरप्राइज़िंग अनाउंसमेंट हुई है और इस सत्र में क्या मास्टर स्ट्रोक होगा मोदी जी का। पिछले कई सालों में आपने देखा कि एक के बाद एक सरप्राइज़ देते रहे हैं। और एक और बात है, एक देश एक चुनाव की वकालत भी वो लंबे समय से कर रहे हैं और संसदीय कमेटी पहले ही पूरे देश को लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने को लेकर के एक रोड मैप दे चुकी है। क्या ये सरप्राइज़ है? क्या मानते हैं आप? क्योंकि आज ही इसकी समिति भी गठित कर दी गई है जिसके पूर्व राष्ट्रपति जो थे रामनाथ कोविंद, उनको इनका अध्यक्ष बनाया गया है। सर। निश्चित रूप से जैसा आपने अभी कहा और जैसा मैं आपको पिछले 2 परिचर्चा में कह चुका हूँ कि जी। मोदी की जो पहचान है, जो राजनीतिक पहचान है, वो बदलाव है। जी। उन्होंने इस बात को सिद्ध किया है और वो बदलाव जो कई बार अनपेक्षित होता है, कई बार हम सबको आश्चर्यचकित करने वाला होता है। तो जी। यह कोई नई बात नहीं है। हाँ, अभी जिस तरीके से विशेष सत्र बुलाने की अचानक कल घोषणा हुई है, वो थोड़ा चौंकाने वाला ज़रूर है क्योंकि अभी चुनाव की सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं और पूरा देश ही लगभग चुनाव के मोड में आ गया है। और इस मोड में आने के बाद एक विशेष सत्र की घोषणा, जबकि अभी इसके बाद हमें शीर्ष सत्र को भी देखना है और अगर जी। चुनाव अपने पूर्व निर्धारित समयानुसार हुए, तो बजट सत्र भी उससे पहले होगा। उन 2 सत्र के आने से पहले एक विशेष सत्र का आयोजन करना, यह निश्चित रूप से थोड़ा हैरान करने वाला है। जी। बट हैरान करने के साथ ये एक तरफ एक बड़ा संकेत भी देता है। वो संकेत, जैसा मैंने कहा कि शीत सत्र को अभी 3 महीने रह गए, 4 महीने रह गए, उससे पहले एक विशेष सत्र बुलाना, अभी दूसरा सत्र अभी मानसून सत्र खत्म हुआ है। उसके लगभग 1 महीने के अंतराल पे ही एक और सत्र का आह्वान, वो इस ओर ज़रूर इशारे करता है कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम अपेक्षित है या संभावित है। अब जैसा ये सरकार करती भी आई है, कई बड़े फैसले जो अचानक ही लिए हुए हमें दिखते ज़रूर हैं क्योंकि उसकी घोषणा अलग अचानक होती है। पहले उसकी कोई भूमिका पूरे देश के किसी हिस्से में नहीं बनी होती, चाहे वो राजनीतिक गलियारे से लेके संसद से लेकर के
या फिर मीडिया के माध्यम से या किसी सोशल प्लेटफॉर्म या कहते हैं ना कि माध्यम से जब उसको पहले से उसका कुछ कयास लगाया जा सके या पहले उसकी कोई भूमिका बनी हो। तो पिछले हम्म, 3-4 जो कुछ भी बड़े फैसले या बड़े बदलाव के फैसले रहे हैं, वो हमेशा चौंकाने वाले रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो इस बार है, इस बार भी बेशक अभी तक सरकार ने कोई एजेंडा अपनी ओर से घोषित नहीं किया है। जो मीटिंग जो विशेष सत्र 5 दिन का, जैसा आपने कहा कि 18 से लेके 22 दिन तक, 22 सितंबर तक, यानी 5 दिन और जी 5 विशेष सत्र भी होंगे। उसमें यह भी सरकार ने घोषणा कर दी जी है कि जी उसकी 5 विशेष बैठकें हम करेंगे। लेकिन दरअसल उन 5 विशेष बैठकों में एजेंडा क्या होगा, कार्य योजना क्या होगी, उस पर अभी पत्ते खुलने बाकी है। सरकार ने अभी उसको स्पष्ट नहीं किया है। अब उस पर निश्चित रूप से, जैसे मैंने कहा कि ये समय मानसून सत्र के ठीक बाद और शीत सत्र से ठीक पहले आपने उसको G20 की बैठक से भी जोड़ के बता दिया, जो अभी अगले ही हफ्ते होने जा रही है। 2 दिन की बैठक 9 तारीख को और 10 तारीख को। जी तो उसके साथ जोड़ के आपने भी देखना शुरू कर दिया है। जाहिर तौर पर पूरा देश इसको, इन तीनों चीजों को एक साथ जोड़कर देख रहा होगा। ऐसे में सवाल जरूर उठता है कि ऐसे क्या, अब ऐसा कौन सा अपरिहार्य संसदीय कार्य आ पड़ा है सरकार के सम्मुख, हम्म, जिसका विपक्ष कयास भी नहीं लगा पा रहा है और सरकार ने उसके लिए विशेष सत्र बुलाने की घोषणा तक कर दी। जी अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में, या मुझे तो पूरी उम्मीद है कि शायद इसकी घोषणा भी 9-10 तारीख को, जब हम G20 की बैठक से हाँ निवृत्त हो जाएंगे, उसके बाद सरकार अपनी कार्य योजना सामने रखेगी या संसदीय हम्म, कार्य के जो प्रस्तावित संसदीय कार्य हैं हम्म, उसकी सूची पेश करेगी कि हम क्या करने जा रहे हैं और क्या नहीं। बट आपने सही कहा कि कुछ कयास तो शुरू हो ही गए कि आखिर हम्म, उसमें कौन से मुद्दे रखे जाएंगे। अब जी जो दोनों तरफ की चर्चाएं होंगी उसमें निश्चित रूप से, और जो खासतौर से 3-4 चीजें जो अभी उछलकर अचानक सामने आ गई हैं, उसमें जी एक वही जो आज का आप अभी जिक्र कर रही थी कि वन हम्म, नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव होगा। जी एक चर्चा यह भी है कि महिला आरक्षण का प्रस्ताव, चूंकि वो भी लगभग जी 15 साल पुराना मामला हो गया है और राज्यसभा उसको हम्म, पारित कर चुकी है, लोकसभा से उसको, हालांकि अब उसको 5वीं लोकसभा के साथ ही जो है, उसकी कार्यवाही के साथ ही अब वो बिल एक तरह से निरस्त हो गया, निष्क्रिय हो गया है। उसको अब अगर सरकार चाहे तो उसको दोबारा उसको रिवाइव निम्न सदन और उच्च सदन दोनों में उसको रखना पड़ेगा, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अब उसको पेश करके पारित कराने की जिम्मेदारी उठानी होगी सरकार को। लेकिन इस बीच में 2 और चीजें भी हैं चर्चा में। एक यूसीसी वापस रिवाइव हो रहा है चर्चा में कि शायद यूसीसी का प्रस्ताव या बिल वो लेकर के आ जाए इस विशेष सत्र में। और दूसरा जो एक और जो बात कही जा रही है, वो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के भी कही जा रही है कि शायद जी जनसंख्या नियंत्रण से जुड़ा कोई कानून भी इस विशेष सत्र में सदन के सामने प्रस्तुत कर दिया जाए सरकार की ओर से। हम्म, अब देखिए, मुझे जो दिखता है साफ तौर पर कि अब चुनाव से पहले ऐसे किसी बड़े फैसले पर संसद में कोई फैसला होना, मुझे उस बात की गुंजाइश कम लगती है। बट कई बार हम ऐसे मुद्दे ऐन चुनाव से पहले खास तौर पर इसलिए भी उछाले जाते हैं कि बेशक उसका कोई फैसला निष्कर्ष न आए, वो और सिक्का जमीन पर न गिरे जिससे हमें पता चले कि ये हेड था या टेल था, लेकिन वो हवा में इतनी देर तक उछला रहे कि उसको हम्म, देख करके पूरे देश की निगाह उस पर हो, और इस प्रत्याशा में कि पता नहीं हेड गिरेगा या टेल गिरेगा, उस प्रत्याशा में भी कई सारे चुनावी जो फैसले होते हैं मतदाताओं की ओर से, उसमें बदलाव संभव हो पाता है। मतलब वो उस उछले हुए सिक्के को देख करके भी कई बार जो मतदाता है वो ये तय कर पाता है कि चलो, हमें किस दल या किस गठबंधन के पक्ष में जाना चाहिए, साथ उसका उसके पक्ष में वोट करना चाहिए। तो एक इस तरह की भी कोशिश हो सकती है हम्म, ये एक इस तरह की भी कोशिश हो सकती है। हालांकि अभी इस पर देखिए कि बड़ा दिलचस्प ये है कि जो विपक्षी गठबंधन के जो तमाम घटक दल हैं, उनमें ही अलग-अलग तरीके की चर्चा है। तो जहाँ हम्म, तक चुनाव को लेकर के कह रहे हैं, अभी
तक नीतीश बाबू और ममता बनर्जी कह रही थी कि चुनाव पहले कराएंगी सरकार, इसलिए पहले कराएगी कि चुनाव पहले कराने से गठबंधन के दलों को शायद अपनी जो एकजुट तैयारी करने का मौका न मिले, शायद वो मौका नहीं देना चाहती सरकार, इसलिए वो चुनाव का आयोजन पहले कर सकती है नियत से। हालांकि चुनाव कराने की केवल सिफारिश होती है, सरकार की ओर से अंतिम निर्णय तो चुनाव आयोग को ही लेना होता है ऑब्वियसली। फिर भी। लेकिन वहीं पर अभी शिवसेना के जो नेता हैं संजय राउत, वो कह रहे हैं कि सरकार चुनाव इसलिए नहीं करना, चुनाव टालना चाहती है। वो सरकार इसलिए टालना चाहती है कि वो उस बीच में अपनी कुछ नई रणनीति बना पाए और उसके हिसाब से जो स्थितियां परिस्थितियां हैं उसको पैदा कर सके, अपने पक्ष में सेट कर सके। तो अभी दोनों तरह की बातें हैं चुनाव को लेकर के। मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल सही है कि जो आपने कही कि कुछ नए एजेंडे लेकर के सरकार शायद कुछ ऐसे एजेंडे लेकर के आएगी जो पूरे देश भर के लिए चौंकाने वाली हो सकती। सर एक चीज और दिमाग में आ रही है मेरे, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, विशेष सत्र को लेकर कुछ और टाइप के भी कयास लगाए जा रहे हैं। एक संभावना ये भी बताई जा रही है कि सरकार इस विशेष सत्र को आखिरी सत्र बताते हुए इसमें अपने कुछ अहम मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ाने की कोशिश करे, जिनको मतलब वो देखिए इस बारे में मैं बिल्कुल अधिकृत तौर पर तो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता नहीं है और ना ही कोई हमारी संसदीय परंपरा ऐसी रही है कि चुनाव से पहले के 2 सत्र खारिज करके हम उससे पहले एक विशेष सत्र बुला लें। दरअसल क्या है कि जैसे मैंने पहले कहा कि यह निर्णय तो सरकार का होता नहीं, सरकार तो सिर्फ सिफारिश करती है कि चुनाव कब कराए। सरकार को चुनाव कराने में, चूंकि उसकी तमाम और सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो पहले उसकी तैयारी सरकार को अपने स्तर पे करनी होती है, और जब चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होती है तब जाके प्रशासनिक कार्य से लेके और उसके सुरक्षा प्रबंधन तक की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के पास होती है। लेकिन उससे पहले की जो भूमिकागत तैयारियां होती है वो सरकार को करना होती है, इसलिए सरकार अक्सर उस बात के लिए सिफारिश करती है चुनाव आयोग से कि चुनाव कब कराया जाए। अब ये मान लेना कि वो सब दो जो सत्र उसके आसन्न है उसको खारिज करके विशेष सत्र बुला करके, तो क्या हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार अभी सितंबर में ऐसा कुछ करके अक्टूबर में चुनाव कराने की सिफारिश करने जा रही है सरकार से, चुनाव आयोग से? तो मुझे नहीं लगता कि इस कयास या में कोई इस संभावना में कोई या कोई मतलब इसमें ऐसी कोई संभावना दिखती है। मुझे इसमें ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आती। सर 5 दिन है, 5 उन्हें अलग-अलग इसमें प्रस्ताव भी लाने हैं, तो क्या कोई मतलब कोई बिल वगैरह उन्हें पास करवाना है? कोई उनके दिमाग में पहले से कोई ऐसी योजनाएं चल रही हो? क्योंकि पत्ते तो खुले नहीं हैं, मतलब ये तो एक कयासबाजी ही है। क्योंकि आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के जो निदेशक है संजय मिश्रा, उसको लेकर के कोर्ट में काफी खिचखिचबाजी हुई। उनका कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ा दिया गया। कोर्ट ने साफ भी कर दिया कि इसके बाद आगे इन्हें और कोई सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा। अब चूंकि मतलब सरकार का ये सोचना है, और ये सही भी है कि एफएटीएफ का जो रिव्यू है वो ये बताता है कि उनके कार्यकाल में काफी कुछ अच्छा हुआ है। तो इसको लेकर या ऐसे ही कुछ और मुद्दों को लेकर के क्या सरकार कोई बिल बनाना चाह रही है, ताकि जैसे मतलब इनको ही लीजिए, आप संजय मिश्रा को लीजिए, कि इनकी पोस्ट या इनके प्रोफाइल को लेकर के एक कोई बिल बना दे, ताकि फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई किस्सा ही ना रहे। क्या कहते हैं आप? नहीं, वो तो तभी संभव है जब आप सेवानिवृत्ति की जो आयु है उसमें तो एक ही गुंजाइश है, सेवानिवृत्ति की आयु मान ली हम 60 से बढ़ा करके 70 कर दें। अगर हमें 70 वर्ष तक किसी नौकरशाह को सेवा में बनाए रखना है तो हमारे पास, सरकार के पास एक ये उसके एक्सटेंशन, सेवा एक्सटेंशन के अधिकार तो ऑलरेडी है ही। ठीक है, उस पर कई बार वो दरअसल उनको सेवा विस्तार की भी दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि सरकार कोर्ट भी ये, सुप्रीम कोर्ट भी ये जानना चाहती है कि क्या हमारे पास कोई दूसरा विकल्प क्यों नहीं है और हम क्यों एक ही नौकरशाह को बार बार एक्सटेंशन देना चाहते हैं। तो बेसिकली जो सवाल है वो उनकी मंशा को लेकर के है। ऐसा नहीं कि सेवा विस्तार का कोई प्रोविजन नहीं है, सेवा विस्तार का प्रोविजन ऑलरेडी है।
प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत तमाम ऐसे आईएएस आईपीएस ऑफिसर जो हैं वो अलग अलग भूमिकाओं में सेवानिवृत्ति के बाद भी सरकार की सेवा करते रहे हैं, संगठनों की सेवा, सरकारी एजेंसियों की जी, जी। सेवा करते रहे हैं। जी, जी। तो मुझे नहीं लगता कि अभी तात्कालिक तौर पर ऐसा कुछ होगा। एक और वजह भी है, अभी सरकार सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सेवा बिल के ऊपर में ऑलमोस्ट उनकी टकराव नहीं कहूंगा, मगर फैसले पलटने वाली स्थिति तो रही है, जिसमें निश्चित रूप से कहीं सुप्रीम कोर्ट खुश नहीं होगा। मानते हैं कि शायद वो भी अपनी नाखुशी जताए, नाराजगी जताए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि भाई ये तो हमारे अपने कार्य क्षेत्र है, हमारी अपनी कार्य की सीमाएं हैं। उसी तरीके से सरकार के अपने कार्य क्षेत्र हैं और उसकी अपनी कार्य करने की सीमा है। तो अगर सरकार कानून ला करके कोई बदलाव करती है व्यवस्था में तो उसका विरोध नहीं कर सकती, क्योंकि आखिर कोर्ट को तो संसद द्वारा पारित कानून के हिसाब से ही चलना है। उसको अपने फैसले भी उस कानूनी दायरे में जो प्रावधान संसद ने बना रखे हैं उन प्रावधानों के दायरे में ही अपने फैसले भी करने होते हैं। तो लिहाजा ये हमेशा माना गया कि वो लॉ मेकर्स तो सांसद हैं, लॉ प्रोटेक्टर वो हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि एक बार फिर से सरकार उसकी जहमत उठाएगी। और ऐसा नहीं कि केवल संजय मिश्रा की वजह से पूरी की पूरी केंद्र सरकार चल रही है, कि संजय मिश्रा नहीं रहे तो सरकार धराशायी हो जाएगी या सरकार के कामकाज का ग्राफ बहुत नीचे चला जाएगा। ऐसा मानना भी नहीं चाहिए। और कम से कम मुझे तो फिलहाल इसमें ऐसा कोई बहुत उपयोगी संदर्भ दिखता नहीं है जो सरकार के लिए है। हाँ, 2-3 चीजें हैं। अब वो अभी जब तक सरकार अपने पत्ते न खोले तो हम सिर्फ कयासबाजी कर सकते हैं बाकी मुद्दों को लेकर के भी। लेकिन हाँ, जैसे मैंने पहले कहा कि कई बार ये एक चुनावी रणनीति भी होती है कि एक कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर के हम मतदाताओं के बीच के हम चले जाते हैं या ऐसा उनके बीच एक संदेश देने की कोशिश करते हैं कि देखो भाई, हम तो इन मुद्दों को लेकर बेहद गंभीर हैं। और उसी बहाने वो जो अपने गेंद है वो विपक्ष के पाले में डाल देते हैं कि अब वो भाई आप निर्णय करिए कि इस पर आपका क्या कहना है, आपका क्या नजरिया, आपका क्या स्टैंड है। तो वो एक तरह से गेंद विपक्ष के कोर्ट में डालने का भी एक कहते हैं कि उसमें एक ये रणनीति होती है। और चूंकि संसद की कार्रवाई पूरे देश के लिए अब तो खैर राज्यसभा लोकसभा टीवी के माध्यम से और भी बाकी टीवी चैनल्स भी उसको दिखाते ही रहते हैं लाइव प्रसारण में, ताकि जनता को भी समझ में आता है कि भाई कौन सा दल किस विषय पर किस तरफ है, उसके पक्ष में है या विपक्ष में है। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए जैसे महिला कानून वाली, महिला आरक्षण वाली बात आती है, तो अगर उस पर सरकार फिर से कोई स्टैंड सरकार बिल लाती है और विपक्षी दलों को तय करना पड़ेगा ना कि वो उस पर कौन सा रुख अख्तियार करते हैं। आप उसके समर्थन में आते हैं या आप उसके विरोध में जाके खड़े हो जाते हैं। तो इनसे जो स्थिति पैदा होती है उससे फिर मतदाताओं को अपने पक्ष या अपने पक्ष में करने का बड़ा अवसर मिलता है सरकार को भी। उसी तरीके से यूसीसी का मामला हो सकता है, उसी तरीके से जैसे का जनसंख्या नियंत्रण का मामला हो सकता है। देश के बहुत बड़ा हिस्सा इस बात से सहमत है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। अब हम चूंकि विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश हो चुके हैं, हमने चीन को आबादी के मामले में पिछाड़ा है। तो अब इसमें भी दो तरह की स्कूल ऑफ थॉट्स दो हैं हमारे बीच में। एक तो वो जो मानव संसाधन को सबसे बहुमूल्य संसाधन मानते हैं और वो मानते हैं कि अगर मानव संसाधन का बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सके तो वो सबसे बड़ी एक श्रम शक्ति के तौर पर हमारे बीच में हो सकता है। और बस, लेकिन अगर हम उसको सिर्फ एक बोझ की तरह देखेंगे कि भाई हमारे लिए एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो हमारे विकास के रास्ते रोक देती है, तो वो एक अलग स्कूल ऑफ थॉट है। अभी हमारे पास उस पर चर्चा का नहीं है, लेकिन ये 3-4 चीजें जो हम कह रहे हैं कि इस पर अगर बात होती। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण तो फिर वही होगा जो वन नेशन वन इलेक्शन। इन तीनों चारों मुद्दों में मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। जी जी, जिस पर चर्चा होगी सरकार अगर ऐसा हुआ तो। जी, सरकार ने इस पे आज समिति भी बना दी है ताकि अभी उन्होंने एक कमेटी बनाई है, जैसा आप भी बता रही थी कि पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है जो इस पर विचार करेगी अभी। बट ये अभी ऐसा नहीं है दूर दूर तक कि ये इसके आधार ये हमारे 2024 के चुनाव में हम ये प्रयोग कर लेंगे।
इसकी अभी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। और ये ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल अनायास से आया हुआ प्रस्ताव है, ये तो आडवाणी जी के समय से चल रहा है। 80s में आडवाणी जी ने इसकी पहल की थी, कहा था, एक बार प्रस्ताव दिया था और कि हमें अपनी उस पुरानी व्यवस्था में जाना चाहिए, भी नहीं कि वो नई व्यवस्था चलाने की बात की। आपको याद हो कि देश में जब पहला चुनाव हुआ था, संसदीय चुनाव 1952 में, तो तब भी लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए थे जी। इसके बाद फिर 57 में चुनाव हुए, तब भी दोनों चुनाव साथ साथ हुए। 62 में हुए, दोनों चुनाव साथ हुए। 67 में हुए, दोनों चुनाव साथ हुए। 4 लगातार जो हमारे शुरुआत के चुनाव हुए, उसमें लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ हुए। तो हमारी तो बुनियादी व्यवस्था यही थी। ये 67-68 के दौर में जब कई राज्यों की सरकारों को समय से पहले भंग कर दिया गया जी। उस समय ये स्थिति किन्हीं कारणों से, उस पर तो खैर अलग से चर्चा हो सकती है, लेकिन वो चूंकि भंग किया गया, उसके बाद से फिर वो एक मिसमैच शुरू हो गया। कि तब एक मिसमैच बनना शुरू हुआ, जिसमें कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव फिर अलग अलग कराने पड़े, और तब से परिपाटी बन गई। अब जिन जिन के 5 साल पूरे होते हैं, उसी क्रम में चुनाव होता है। अब इस क्रम में चुनाव होता है तो हम पूरा देश जो है साल भर चुनाव के मोड में ही रहता है। हाँ। अब इस वजह से इसके नुकसान भी बहुत हैं, और इस चीज को देखने के मूल रूप से 2 नजरिए हैं। देखिए, एक तो नजरिया है राजनीतिक जी, और एक हो सकता है विकास का नजरिया। अगर आप विकास के नजरिए से देखेंगी तो ये कोई बुरा प्रस्ताव भी नहीं है, इस पर तो काम होना चाहिए था। हमने बहुत सारी चीजों में बदलाव किए हैं। तो अब पहले जो कुछ समस्याएं थी, पहले लोग कहते थे कि कैसे होगा, इतना बड़ा देश, इसमें एक साथ चुनाव कराना ये संभव नहीं है, इसलिए हम अलग अलग चुनाव कराएं। अब तो ईवीएम के थ्रू चुनाव होते हैं, कोई समस्या नहीं रही। हम तकनीकी रूप से हमारा बड़ा विकास किया है चुनाव के प्रबंधन के क्षेत्र में, तो अब वो समस्या नहीं रही। फिर ये कहा जाता रहा है कि चलिए साहब, वो उसमें दोनों के एक साथ चुनाव कराने में जो लोकसभा का चुनाव है वो उसकी छाया में दब के रह जाएगी विधानसभा के चुनाव। राष्ट्रीय मुद्दों को ही प्रमुखता मिल जाएगी इस चुनाव में, और शायद क्षेत्रीय या आंचलिक या प्रांतीय मुद्दे जो हैं शायद उसको उतना वो ना मिले, तवज्जो ना मिले। बट अब ये भी मानना गलत है, क्योंकि भाई अब तवज्जो कौन देता? तवज्जो देने के लिए तो हम सिर्फ मीडिया के भरोसे अब रह नहीं रहे। सरकार कितनी भी तवज्जो दे, राजनीतिक दल जितना भी तवज्जो दे, सबसे ज्यादा तवज्जो तो अब मतदाताओं को देना होता है। और वो मतदाताओं तक एक छोटी सी बड़ी चीजें तो अब सोशल मीडिया के जरिए पहुंचती रहती हैं, और वो अपना मन बना भी लेते हैं उसके आधार पर। तो अगर तब भी हम ये नहीं कह सकते कि ये मुद्दा रहेगा, ये मुद्दा नहीं रहेगा। और मुद्दों पे चुनाव होते कब भाई? मैं तो कितनी समय में मुद्दों पे चुनाव होते नहीं देखा मैंने। तो ये तमाम समस्याएं हैं, इसको भी ये दिक्कतें रही हैं पहले, लेकिन अब उससे पार पाते हुए अब फायदे उसमें देखिए कि जो मैंने कहा कि ये इसके सिर्फ राजनीतिक नजरिया हो सकता है, जो सिर्फ चुनाव जीत हार के नजरिए से जब हम देखेंगे तब ये थोड़ा एक मुश्किल सा काम, मुश्किल सा प्रयोग लग सकता है। बट ऐसा नहीं है, इससे कई फायदे मिलेंगे आपको। देश में जैसे मैंने कहा कि साल भर हम चुनाव के मोड में रहते हैं, 2 बार चुनाव होते हैं। मान लीजिए किसी स्टेट में एक बार उनके चुनाव हुए 5 साल में, फिर एक बार 5 साल में उनको लोकसभा के भी चुनाव देखने पड़ते हैं, तो 5 साल में 2 चुनाव तो उनके हो जाते हैं। उन 2 चुनाव में होता क्या है कि महीने दिन पहले से पता चला आचार संहिता लग गई हुई, और उसके बाद सारे कामकाज ठप हो जाते हैं। यहाँ तक कि स्कूल कॉलेजों में शिक्षण भी प्रभावित होने लगता है। ऑब्वियसली शिक्षकों की ड्यूटी लग जाती है चुनाव में, ड्यूटी लग जाती है। फिर 2 दिन आप मतदान करते हैं, एक दिन लोकसभा के लिए करेंगे, एक दिन विधानसभा के लिए करेंगे, तो 2 दिन तो आपकी तमाम इंडस्ट्री से लेकर के, छोटी मोटी फैक्ट्री से लेकर के, रोजगार धंधे से लेकर के छोटे छोटे जो दुकान तक है वो सब बंद हो जाएंगे। तो अर्थव्यवस्था को भी एक चोट पहुंचती है उससे। और एक साथ कराने में उस सबको अगर मिला के देखें तो आपको कई सारे फायदे नजर आते हैं। जी।
जो सर क्या एक फायदा हाँ अधीर रंजन ने इस पे काफ़ी ऐतराज़ जताया जब उन्हें ये पता चला कि सरकार ने स्पेशल सत्र बुलाया है, तो सबसे पहले उन्हीं की टिप्पणी आई थी कि ये क्यों कर रहे हैं? तमाम सारे उन्होंने क्लॉज़ लगा दिए। तो विपक्ष मतलब क्यों उसकी जान क्यों सूखी हुई है इससे? उसको क्या उसके लिए वहाँ कौन-सा ऐसा कुछ ऐसा होने वाला आपको लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ होने वाली हैं जिससे विपक्ष डरा हुआ है, जहाँ उनको प्रेशराइज़ किया जा सकता है? अब देखिए ये अभी सारी चीजें जो मैंने कहा कि अभी सब ब्लैंकेट के अंदर में सब हुँ, हुँ। छुपी हुई हैं, सिर्फ कयासबाजी की बात है। अब हुँ, हुँ। चूंकि विपक्ष को कई मौकों कई मुद्दों पर जो है कई मोर्चों पे सरकार ने घेर के रखा हुआ है, तो अब कोई भी इस तरह का प्रयोग होता है या कोई ऐसी व्यवस्था बनती है तो उनके हमेशा चोर की दाढ़ी में एक तिनके वाला सवाल रहता है कि हुँ, वो हुँ। हमेशा थोड़ा डर जाते हैं कि पता नहीं सरकार अब यह जो करने जा रही है इससे हमें क्या नुकसान हो जाएगा। जी। वो कभी ऐसा देख ही नहीं पा रहे हैं कि इससे देश को क्या फायदा होगा हाँ। या समाज को क्या फायदा होगा, देश की जनता को क्या फायदा होगा। ऐसे हर प्रयोग में, ऐसे हर उपक्रम में उनको सिर्फ एक देखना होता है कि इससे सरकार को क्या फायदा होगा और हमारे विपक्षी पार्टियों को क्या नुकसान होगा। जी, जी। तो अब ये मैंने कहा ना कि किसी भी चीज को लेकर के मैंने कहा कि 2-3 तरह के नजरिए होते हैं। अगर आप विशुद्ध हमेशा हर चीज में एक ना एक राजनीतिक नजरिया लेकर के चलेंगे, तो देश हित बहुत पीछे रखकर आप चलेंगे। आपके लिए सिर्फ अपना पार्टी की चुनावी जीत, सत्ता यही इंपॉर्टेंट होकर रह जाएगी। जिसके लिए ये सब कुछ चाहिए, जो जनता की सेवा के लिए चाहिए, वो जनता ही सबसे पीछे रह जाती है ऐसे मामलों में। तो अभी से मान लेना कि सरकार ये कर रही है, वो कर रही है, हाँ निश्चित रूप से विपक्ष को सवाल पूछने का हक तो है ही कि आपके लिए जो विशेष सत्र आप बुला रहे हैं, इसके बुलाने के पीछे उद्देश्य क्या है। जैसा मैंने शुरू में कहा कि भाई 4-5 महीने बाद तो शीत सत्र भी होगा और मानसून सत्र से तो अभी उबरे हैं, जी। तो अचानक बीच में एक सत्र क्यों बुलाया जाए। क्या वाकई इस सत्र का यह भी तो हो सकता है कि जो G20 की बैठक होने जा रही है, चूंकि भारत उसकी अध्यक्षता कर रहा है, मेजबानी कर रहा है इस बार, जी। हो सकता है उसमें कुछ ऐसे बड़े फैसले जो सरकार सोच रही हो, जो एक प्रस्ताव लेके जिसको अभी उसने खुलासा नहीं किया, ऐसे कुछ प्रस्ताव जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हो सकते हैं, जिस पर वो सरकार और देशों की सहमति बना के उसको पारित कराए, लागू करा ले, तो निश्चित रूप से फिर उस पर सरकार को आकर के संसद में बात करनी पड़ेगी। लेकिन यह भी तो एक उलट प्रक्रिया होगी ना, क्योंकि अब तक व्यवस्था तो यह रही कि अगर आप कोई चीज ऐसा करने जा रहे हैं, तो उससे पहले आप पूरे देश को कॉन्फिडेंस में लेते हैं और देश को कॉन्फिडेंस में लेने का जरिया है संसद। उस प्रस्ताव पे आप संसद में चर्चा करते हैं, उस पर बातचीत करते हैं, आम सहमति बनती है। उस आम सहमति से जो फैसला निकलता है, उस फैसले को लेकर के हम ऐसे किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाते हैं और फिर वहां बाकी लोगों को उस पर सहमत कराने की कोशिश करते हैं। तो इससे जोड़ना भी सीधे सीधे मुझे कोई बहुत कारगर नहीं लगता, बहुत इसमें दमदार नहीं लगता कि इसको जोड़कर देखा जाए। कुल मिला के कहें तो अभी स्थिति बिल्कुल कहते हैं ना कि पहेली से ज्यादा कुछ भी नहीं कुछ है, नहीं। जिस पर हम सब अपने अंदाज लगा सकते हैं जी, जी, कि जी। क्या करने जा रही है सरकार, की मंशा क्या है, उसमें क्या पेश होगा, क्या नहीं होगा, सरकार क्या चाहती है। इन सब बारे में हम सिर्फ और सिर्फ कयास लगाने की स्थिति में हैं। कोई भी आधिकारिक बात इस पर करना मुझे लगता है कि ये समय से पहले की बात है। अ, सर आपने सही कहा कि अभी पता नहीं है किसी को कि उस पैकेज में, जो मोदी का सरप्राइज़ पैकेज है, उसमें क्या है? ये तो वक़्त आने पे ही पता चलेगा। आपने मेरे शो के लिए समय निकाला सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार।